नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। मोस्ट वांटेड विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, लेकिन उसके जुर्म के कारोबार की परतें खुलनी अभी बाकी है। सामने आना बाकी है कि उसने डर और दहशत का जो साम्राज्य बनाया, उसमें किस किस ने उसका साथ दिया। बिकरू से बैंकॉक तक उसने जो अकूत संपत्ति बनाई, उसमें कितने हिस्सेदार थे? क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक गैंगस्टर ने जुर्म के कारोबार से बिकरू से लेकर बैंकॉक और दुबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। यह संपत्ति कहां कहां और कितनी है, इस पर आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होंगे। यह माना जा रहा है कि कई नाम अभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईडी और आयकर विभाग गैंगस्टर की काली कमाई की जांच में जुट गए हैं। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। चौबेपुर में डर का साम्राज्य स्थापित करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन उसकी काली कमाई का विकास कहां तक है, अभी पर्दा उठना बाकी है। कानपुर के काले कुबेर की कमाई को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक जुर्म का पर्याय बन चुका विकास दुबे अकूत संपत्ति का मालिक था। ये संपत्ति करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरबों के इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 12 मकान और 21 फ्लैट की जानकारी मिली है। 8 महीने पहले ही कानपुर में 5 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी गई। कानपुर के अंदर ब्रह्मनगर में 6 मकान, आरनगर के एक अपार्टमेंट में 8 फ्लैट और पनकी में एक ड्यूप्लेक्स कोठी की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है, जिनकी अनुमानित कीमत 28 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाल ही में उसने लखनऊ में एक घर खरीदा है, जिसकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर है। विकास दुबे और उसके करीबियों की दुबई और कई देशों में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जबकि बैंकॉक में एक होटल में निवेश के बीच सुराग मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास दुबे के एक सहयोगी ने दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे थे, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की कई करोड़ की संपत्ति पुलिस जब्त कर चुकी है और अब ईडी ने जांच के लिए विकास दुबे की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है, साथ ही उसके करीबियों की लिस्ट मांगी है। जांच एजेंसियों ने विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जबकि विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि जय वाजपेयी ही विकास दुबे का खजांची था। जय वाजपेयी के जरिए विकास दुबे पैसों का लेन देन करता था, अपने पैसों को सूद पर लगाता था। खबर है कि नोटबंदी के वक्त विकास दुबे ने ब्लैक एंड व्हाइट के खेल से करोड़ों रुपए कमाए थे और ये सब कुछ उसने जय वाजपेयी की मदद से किया। एक अनुमान के मुताबिक विकास और उसके परिवार के नाम पर करीब 250 बीघा जमीन है। विकास दुबे ने रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जा, प्रोटेक्शन मनी और हाईवे पर चलने वाले ट्रकों का माल लूटकर करोड़ों की संपत्ति बनाई और इन्हीं अपराधों की वजह से वो यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर भी बन गया। विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि कानपुर के आसपास की लगभग हर फैक्ट्री से उसे चढ़ावा भेजा जाता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं, जहां से उसे सालाना चंदा मिलता था। और भी कई तरीके थे जिनके जरिए विकास दुबे पैसों की उगाही करता था। सवाल उठता है कि कैसे विकास दुबे अपने डर का साम्राज्य बढ़ाता गया, काली कमाई का विकास करता गया, और क्या अब जब गैंगस्टर का गेम ओवर हो चुका है तो क्या उन चेहरों से पर्दा हटेगा जो काले कुबेर की कारनामों में हिस्सेदार थे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विकास दुबे मारा गया, लेकिन उसके हिस्सेदार जिसने उसकी काली कमाई को कहीं ठिकाने लगाया या उसके जरिए ब्लैक मनी हासिल की, क्या उनका खुलासा होगा? क्या वो चेहरे भी सामने आएंगे, और आएंगे तो कितने जल्दी लाए जाएंगे? इसी पर करेंगे चर्चा। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रभात कुमार जी, आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रमोहन, एसआईटी एक बना दी गई है, इसके अलावा ईडी और इनकम टैक्स विभाग भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। क्या जल्द ही वो लोग सामने आप लोग ला पाएंगे जिनके बारे में विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इसके संरक्षक कौन थे, इसके पार्टनर कौन थे, कैसे ये इतने पैसे बनाता गया? देखिए राममोहन जी, जो जिस तरीके से ये पिछले 15 साल में ये बन के खड़ा हुआ और इसको पाल पोस के लोगों ने बड़ा किया और लगातार आगे नोटबंदी वाला विषय भी आपने रेखांकित किया जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया है और संजय भूसरेड्डी जी के नेतृत्व में एसआईटी है। एसआईटी इस पूरे प्रकरण की समग्रता के साथ जांच करेगी और उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, ईडी जो चीजें मांगेगी वो सारी चीजें ईडी को उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, आज एक तो ये प्रकरण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जी। इसके अलावा आज ही का एक और प्रकरण है, आपके संज्ञान में है, जिसे मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी गैंग के भी एक व्यक्ति की 60 करोड़ की संपत्ति को आज सरकार ने कुर्क किया है बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो लगातार हम जो अवैध संपत्ति और अवैध कारोबार है उस पर योगी सरकार कहर बन के टूट रही है और लगातार कार्रवाइयां कर रही है। ठीक, तो इसमें कहीं किसी पर राममोहन जी कोई और भाव नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और गुंडाराज के मुद्दे पर एकदम संकल्पित हैं कि हमको उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश बनाना है। नए उत्तर प्रदेश में न भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और गुंडाराज मुक्त उत्तर प्रदेश। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी तक एक 116-17 एक नंबर है जो मुठभेड़ पुलिस से, जिन्होंने पुलिस के लिए चुनौती देने का काम किया, उन सबको पुलिस ने जवाब दिया है। और पलायन से लेके जोगी रंगदारी तक जितने प्रकार की विषय थे उन सब का समाधान और उन सब समस्याओं का निराकरण उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के शासन ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में किया है। ठीक, मैं चलता हूं हरीश रावत साहब के पास, लेकिन उससे पहले एक अहम अपडेट, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। विकास दुबे के गुर्गे गुड्डन त्रिवेदी से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। गुड्डन त्रिवेदी बिकरू गांव में जो वारदात हुई उसमें वांटेड नहीं था, ये पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया है। पुलिस ने कहा है कि बिकरू प्रकरण में गुड्डन की भूमिका की जांच की जा रही है, लेकिन चूंकि वो विकास दुबे गैंग का सदस्य था इस वजह से उसकी तलाश की जा रही थी और गुड्डन त्रिवेदी को आज ही महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है मुंबई के पास ठाणे से, और ठाणे से इसकी गिरफ्तारी होने के बाद अब कानपुर पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि बिकरू मामले में, चौबेपुर के मामले में गुड्डन त्रिवेदी की तलाश पुलिस को नहीं थी, लेकिन वो चूंकि गैंग का सदस्य था विकास दुबे की, लिहाजा गुड्डन त्रिवेदी की तलाश की जा रही थी और एटीएस, मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस की मदद से उसे पकड़ा गया है। हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं इस अपडेट के साथ। हरीश रावत जी, आपका राजनीति में बहुत तजुर्बा है, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्ष का भी आपका ठीक ठाक तजुर्बा हो गया है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या और होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी दावा है, सरकार का भी दावा है कि जितनी भी एजेंसी जांच कर सकती हैं इस प्रकरण में उन्हें जांच में लगा दिया गया है। देखिए, जितने फुआ ड्रामाई तरीके से सरेंडर हुआ महाकाल के मंदिर में, महाकाल भी क्या सोच रहे होंगे कि किस तरीके की सरकारें हैं और आप भगवान के मंदिर का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने एक फुआ ड्रामा को इनेक्ट करने के लिए, और उतने ही भौंडे तरीके से, उतनी ही एक बहुत जिसमें यूपी पुलिस सरकार सब बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, इनकाउंटर हुआ है। अब ये सारे प्रकरण में
कोई एसआईटी लोगों को संतुष्ट नहीं करने जा रही है, क्योंकि देखिए इसमें सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर अंगुली उठ गई है और इसलिए आवश्यक है कि इस मामले की तह तक जाना। हम बिल्कुल इस बात के हिमायती हैं कि योगी सरकार को इस क्रिमिनल गैंग और दूसरे क्रिमिनल गैंग के खिलाफ बहुत गंभीरता के साथ उसको परस्यू करके जाना चाहिए और उनको उसमें समर्थन मिलेगा। मगर सरकार की एसआईटी इस मामले में किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक तरफ अखबार कह रहे हैं कि राज्य के मंत्रियों का संरक्षण था और सर्कमस्टेंसेस भी ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कानपुर से निकलता है, फरीदाबाद कहाँ गुड़गांव पहुँच करके फिर हो करके यहाँ आकर के उज्जैन आकर के सरेंडर करता है। तो ये बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं है जब तक किसी बहुत ही वरिष्ठ बड़े व्यक्ति का हाथ न हो और जिसकी बात की सब उसमें आए तो कुछ ऐसा उठा रहे हैं। मेरा प्रकरण में वन सेकंड में कंक्लूड कर मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ अपने सेंटेंस को। तो ये सब प्रकरण ने गंभीर संदेह खड़े कर दिए। तो इस मामले में योगी जी को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहें कि एक जज नामित कर दीजिए और उस जज महोदय की देखरेख में एसआईटी काम करे, तो उस पर देश और दुनिया विश्वास कर लेगी। नहीं तो सरकार की विश्वसनीयता, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो विश्वास के काबिल है या नहीं है, वो क्या करेंगे, लेकिन उस पर अंगुली उड़ती रहेंगी, सवाल उड़ते रहेंगे, क्योंकि इतने सवाल इस दौरान उठ गए हैं। और अब जो तरीके से दुबे का इतिहास सामने आ रहा है तो उसमें तो हमको आश्चर्य हो रहा है कि ये तो ऐसा लगता है कि इनका भी और इससे पहले की सरकारों का भी दामाद था, दोनों ठीक तरीके की जो सरकारें थी, ठीक उन लोगों ने सबने इनको सर पे बिठा करके रखा। जिस व्यक्ति का इतना गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल रहा है वो कभी एनएसए में और दूसरी चीज उस पर राशुका आदि कभी लगी नहीं, उस पर कोई। अनुराग भदौरिया जी के पास मैं चलता हूं, समाजवादी पार्टी का पक्ष जान लूं, फिर आपके पास मैं लौट कर आता हूं। एक प्रश्न है आपके लिए, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया का पक्ष में जान लो। अनुराग भदौरिया जी, ये जितनी भी एजेंसी अब जांच कर रही है, कहा जा रहा है कि जो करोड़ों की संपत्ति है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सबका रासफाश होगा, जितने सहयोगी हैं उनकी भी जांच होगी, लोग गिरफ्तार होंगे। हम समाजवादी जी हम समाजवादी लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये जो अपराधी विकास दुबे है, मैं चाहता हूं कि इसकी सीडीआर पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें इतना बड़ा अपराधी को किस नेताओं का संरक्षण प्राप्त था और कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना होगी। 8 बड़े हमारे जो पुलिस के जवान और अधिकारी शहीद हुए, तो ये चिंता का विषय है। और हम कह रहे हैं कि इसमें हमारी नहीं, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो किसी का भी, हम तो बहुत निष्पक्ष तरह से बात कर रहे हैं कि आप सीडीआर सामने रख दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए इसी में से कुछ अधिकारी हैं जो उसको खबर दे रहे थे, जिसका संपर्क उनके लोगों के साथ था। इन्हीं में से कुछ नेता हैं जिनका संपर्क उनके साथ था। जैसे उसने 2017 में छूटने के बाद बताया भी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने मेरी मदद की, ब्लॉक प्रमुखों ने मेरी मदद की, ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहा है भी नहीं कि भाई किसी और ने कहा है। तो मैं चाहता हूं जिसका भी हो, जहां भी हो, जो भी रिकॉर्ड सामने शामिल हो, क्योंकि भाई छुमंतर की तरह वो आपने देखा, जैसे अलादीन के चिराग की तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाई, प्रशासन पकड़ नहीं पाया, वो उज्जैन पहुंच गया, उज्जैन से बाकायदा फिर वो यहाँ आया। यहाँ आने के बाद हम तो यही चाह रहे थे कि उससे गहन पूछताछ हुई होगी, जरूर हुई होगी। ऐसे अपराधियों की तो सजा मौत ही होती है, लेकिन उससे गहन पूछताछ हुई होगी। गहन पूछताछ में वो जो उसका 6 महीने का सीडीआर है, कॉल रिकॉर्ड है, वो पब्लिक ही रख दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये बोला जाता है तो उछलने क्यों लगती है। मुझे लगता है क्योंकि इनके पेट में इतना दर्द क्यों होता है। हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कर रहे कि आप 6 महीने की उनकी करो, हमारी मत। अरे वो किसके संपर्क में था, क्योंकि वो जब ही पनपता था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब उसने थाने में घुस के मारा। आज इतनी बड़ी घटना उसने कर दी और आपको ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग मिले हुए थे अंदर से, जो उसको खबर दे रहे थे, पल पल की खबर दे रहे थे। तो वो कौन लोग हैं
बरगद का पेड़ तो बचना नहीं चाहिए। अगर बरगद का पेड़ बच जाएगा तो दोबारा से ऐसे अपराधी पैदा होंगे। तो अगर अपराध को जड़ को खत्म करना है तो उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। और जड़ तक जाना चाहते हैं तो जय वाजपेयी किसके साथ इन्वॉल्व है, जय वाजपेयी जो उसका खजांची है, उसका लेन देन किसके साथ चल रहा है, तो सब कुछ पब्लिक के लिए आना चाहिए। पब्लिक आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि भाई किसका दामाद था और किसका बेटा था और किसका रिश्तेदार था और कौन उसको संरक्षण दे रहा था, चांद की चम्मच में उसको कौन चांदनी चटा रहा था। प्रभात कुमार जी, जी प्रभात कुमार जी, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसमें? जो जांच हो रही है वो आपको लगता है कि पर्याप्त है या फिर वाकई ये जांच जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में या हाई कोर्ट के अंदर में और जज ही इसको जांचें तब स्पष्टता आएगी? नहीं, हमारे पास डायरेक्टरेट्स हैं, स्पेशल विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव ईडी की कार्रवाई शुरू ही हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उसमें ही अगर कार्रवाई हो तो ही निष्पक्ष जांच हो पाएगी। देयर आर सेवरल अदर विंग्स जो इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गए हैं और मुझे लगता है कि इतना बड़ा शातिर अपराधी आज तक इतनी अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा और अब तक हम लोगों को किसी को पता कैसे नहीं चला। मुझे लगता है कि इसमें जैसे ही ईडी की कार्रवाई स्टार्ट होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना सिकंजा मजबूत करेगा इस पे और इस पे भरसक बहुत सी कार्रवाई, जितनी बेनामी ट्रांजैक्शंस इनके बेनामी संपत्तियां हैं वो सारी जब्त होंगी, जितने इनके लीगल एड्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। तो मेरे हिसाब से कार्रवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा भी निष्पक्ष रूप से की जा सकती हैं। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई आपके मुताबिक हो सकती है। इनकी संपत्तियां तो आज जैसा पर्दे में आया कि जी तो इनकी सारी संपत्तियां हैं और इनकम टैक्स के बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें सारी चीज़ें सारे इनके ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिवील किए जा सकते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होगी। बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट बात आप जो कह रहे हैं उसमें यह है कि अगर सरकार चाले, हमारी एजेंसियां निष्पक्ष रूप से चालें तो आपने एक पैसा भी इधर से उधर किया है तो वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लेकिन बात इसी की है कि ये कब निगाह में आया, ये भी अपने आप में सवाल है जो आप उठा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, एक सवाल हरीश रावत जी पूछ रहे हैं और वो है विश्वसनीयता का। वो कह रहे हैं कि विश्वसनीय तभी रहेगा जब सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व ना होकर जांच में स्वतंत्र एजेंसी जांच कर लें या फिर इसमें कोई जज उनकी निगरानी में कोई जांच हो जाए, तब विश्वसनीयता बनेगी। देखिए, हरीश रावत जी देश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन वो कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। तो एक कांग्रेसी के नाते उन्होंने सारी बातें कही हैं। जैसे उन्होंने फरीदाबाद तो गिनाया, लेकिन उन्होंने राजस्थान में वो गया ये नहीं गिनाया। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कनेक्शन की बात की तो उन्होंने राजा रामपाल को नहीं उन्होंने अंडरलाइन किया। तो इस तरीके से बात नहीं होगी। आज दो बातें मैं कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी तक इस विषय पर जितनी डिबेट हुई राम मोहन जी, तो चिल्लाहट बहुत रही है। तो चिल्लाहट में जो विषय जाने चाहिए वो नहीं गए हैं। एक तो आज एक वीडियो में सुनना था, उस वीडियो में स्पष्ट रूप से कह रहा था वो कि भाई मैंने जब मंत्री का केस मेरे ऊपर लगा, हमारे जो संतोष शुक्ला जी का, तो मैं 5 महीने फरार रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। ये उसका रिकॉर्ड है और मैं सुनना था, आपने भी वो सुना होगा, तो उसका कौन है। ऐसे ही एक 2018 का एक जजमेंट है गैंगस्टर कोर्ट का। उस जजमेंट में माननीय महामहिम जज महोदय ने लिखा हुआ है कि जहां इसने बयान दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, मेरी पत्नी समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत की सदस्य है और मुझ पर जो ये बीजेपी की कार्रवाई जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से कर रही। मतलब वो बार बार स्वीकार करता है कि मेरा संबंध सपा से है, मेरा संबंध बसपा से है। बहन जी के बारे में उसने स्पष्ट रूप से कि बहन जी तो मुझे 200 लोगों में आवाज देके पुकार लेती हैं, बहन जी मुझे प्रेम करती हैं। तो बहन जी के बारे में भी उसने बोला। सपा के बारे में ही गुड्डन का जो विषय, आज जो गुड्डन अरेस्ट हुआ है, इसके फोटो अखिलेश जी के साथ कितने अंतरंगता के हैं वो सबने देखे।
राजा रामपाल जी के फोटो अभी इस डिबेट में हम देख ही रहे थे, जो कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, आज चाहे जय वाजपेयी हो, चाहे कोई हो, ये कैसे अरेस्ट हो गए? इनको किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने ही अरेस्ट किया है ना, किसी और ने तो अरेस्ट किया नहीं। या इनकी अरेस्टिंग की मांग, इनके अरेस्टिंग का ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था इसलिए अरेस्ट करना पड़ा? ऐसा भी नहीं है। आज जो इसकी संपत्ति और सारी जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो जांच चली उस जांच में से ही निकल के आई है सारी चीजें। और आप जो अखबार की, जो आपको जो लगता है उसे मीडिया के माध्यम से आप बोल देते हो कि भाई ये है। जो लोग जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राम सेतु को नहीं स्वीकार किया, जो भगवा आतंकवाद की बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा के कारण काल भैरव जी का मंदिर जो है अपवित्र हो गया। मतलब इतना कंफ्यूजन, आप किसको कंफ्यूज करना चाह रहे हो? ऐसा मत करिए। काल भैरव जी का ही ये पुण्य प्रताप था, उन्होंने उनको खींचा कि वहां पर उसकी अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो लोग जानबूझ के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी के बीच का अंतर मिटाने का काम कर रहे हैं, वो न्याय नहीं कर रहे हैं, ना तो शहीदों के साथ में, ना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में। ठीक, आज रावत जी पहले अपना पक्ष रख रहे थे। रावत साहब, प्रश्न आपसे यही है जो आपने पहले कहा कि अगर उज्जैन में सरेंडर हुआ, उस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि वो बीजेपी के नेताओं से मिले बिना मुमकिन नहीं था। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो फिर वही लोग एनकाउंटर में दोषी क्या हो सकते हैं जो सरेंडर कराएंगे? सरेंडर कराएंगे तो जाहिर है बचाने की मंशा होगी। और फिर दूसरा आरोप क्योंकि यह भी है कि एनकाउंटर भी गलत तरीके से किया गया। और इसके साथ एक और एडिशनल सवाल है, फिर आप पूरा उत्तर दे दीजिएगा। देखिए कि वहां पे उज्जैन में आपके नेता एक पॉलिटिकल स्टैंड करते हैं, मंदिर को पवित्र करने का प्रयास किए, वो आ गया। और प्लस उदित राज इस मामले को लेकर ये कहते हैं कि देखिए, ब्राह्मण है तो मारा गया, या ठाकुर होते तो फिर कुछ और होता। ब्राह्मण और ठाकुर का ये कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे मुद्दे पे क्यों नहीं आते? देखिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ या कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप एक बहुत ही सम्मानित पुलिस ऑफिसर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक भी रहे हैं जी, और देश के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी हैं। अब उनके एक लेख को पढ़िए तो वो लेख स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रहा है, शंकाएं जाहिर कर रहा है इनकाउंटर पर भी और सरेंडर के तरीकों पर भी। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, जो पुलिस अधिकारियों ने कहा है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने कहा है, वो चीज़ें जो है कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं जी। और जिस प्रकार से पूरा ये नाटक रचा गया, पूरा सूचना देने से लेकर के कि पुलिस पार्टी आ रही है, वहाँ से लेकर के पूरा जो परिक्रमा हुई है, उस क्रिमिनल की यात्रा हुई है, उस सरेंडर करने तक की, उसको देखिए तो आपका मन क्या कहता है? क्या वो बिना बहुत बड़े संरक्षण के संभव था? और जिस तरीके से उसने सरेंडर किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भागा हुआ अपराधी, डरा हुआ अपराधी जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, जिसने 8 हमारे जांबाज पुलिस अधिकारियों का और कर्मचारी सिपाहियों का खून करने का काम किया है, वो है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक के लिए आया हुआ व्यक्ति हो। और अखबारों ने भी उसमें टिप्पणियां की हैं, भोपाल के अखबारों ने भी की हैं और उत्तर प्रदेश और देश के अखबारों ने भी टिप्पणियां की हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सारी बातों का एक ही जवाब है, एक ही आंसर है कि एक निष्पक्ष जांच हो। मैं, हमारे एक्सपर्ट महोदय ने कहा कि सब और जांच के भी तरीके हैं, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, उनके महत्व को नहीं घटा रहा हूँ। चाहे ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स की जांच हो, बहुत अच्छा, वो इनिशिएट होनी चाहिए, मगर वो इकोनॉमिक क्राइम को ढूंढेंगे, उसके इकोनॉमिक लिंकेज को ढूंढेंगे, मॉनिटरी लिंकेज को ढूंढेंगे। लेकिन जो क्रिमिनल लिंकेज है, जो क्रिमिनल और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, वो कैसे ब्रेक होगा? उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? उस पर पहुंचने का एक ही तरीका है
कि सरकार से स्वतंत्र न्यायपालिका की देखरेख में एक एसआईटी गठित हो और उसको काम करने दिया जाए, ताकि एक बार इस तरीके की चीज़ें इसका जो है जड़ तक पहुंच जाए और इससे योगी जी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि वो क्राइम को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, मगर ये एक सब घटना चक्र ऐसा है, हमारी भावनाएं अपने पुलिस के साथ हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हैं। 8-8 उनके जांबाज सिपाही मारे गए हैं। सारी पुलिस अपने को अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग निकल आए हैं जिन्होंने ये सारी जासूसी की है और वो क्रिमिनल के साथ जुड़े पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों का ये पर्दाफाश हो सके, जितना बड़ा ये मामला दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा मामला लोगों के मानस में बन गया है, उसका एक ही निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष जो है हमने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि इसकी एक न्यायिक जांच करिए और उसमें जो भी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जहाँ तक रहा सवाल, क्या उदित राज जी ने कहा, दूसरों ने कहा, देखिए राजनीतिक सवाल कहीं से उठेंगे तो राजनीतिक जवाब भी मिलेंगे, प्रतिक्रियाएं भी होंगी, उन सब पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो आपका विषय वस्तु है, आपने जी के जरिए एक गंभीर विषय वस्तु को उठाया है, तो उसमें फिर हमारा भदौरिया साहब का, चंद्रमोहन जी का, सबका एंगल अलग अलग हो जाए, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो क्रिमिनल्स की गंभीर को जो विषय पॉलिटिकल वस्तु पर बात भी पैटर्नेज इसी है, गंभीरता से रखनी चाहिए। पैटर्नेज और आपने है, ये भी ठीक कहा कि अगर पॉलिटिकल सवाल उठेंगे तो फिर जवाब भी पॉलिटिकल अंदाज में आता है, और वो हम चर्चाएं रोज सुनते हैं, कभी हमारे चैनल पे भी हो जाता है, कभी दूसरे चैनल पे भी सुन लेते हैं। सवाल इसी बात का है कि जो गंभीर विषय है उस पर गंभीरता के साथ उत्तर आने चाहिए। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, ये प्रश्न जो जितनी सिंसियरिटी के साथ हरीश रावत जी रख रहे हैं, कांग्रेस के संभवतः दूसरे नेता इसे दूसरे तरीके से रखते हैं, लेकिन बात यही है कि इससे योगी सरकार की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। अगर कहीं आम है तो वो चाहे जज जांच कर लें, चाहे आपकी एसआईटी, आम ही नजर आएगा, इमली नहीं हो जाएगा। तो इसमें आपत्ति किस बात की है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की शीघ्रतापूर्वक जांच हो, और शीघ्रतापूर्वक मैं माननीय हरीश रावत जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपराध को रोकने के लिए संकल्पित हैं। ये उन्होंने रेखांकित किया, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा, मैं महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा, शायद हरीश रावत जी इस समय पूरी तरीके से उत्तराखंड में सक्रिय हैं, तो उत्तर प्रदेश की डे बाई डे की जो गतिविधियां हैं, जो शासन की हमारी की, वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाती होंगी। मैं बता रहा हूं, जैसे रामपुर में आजम खां हैं, आजम खां नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, पत्नी विधायक, बेटा विधायक, सब कुछ है। उन पर कार्रवाइयां हुई हैं, निष्पक्ष कार्रवाइयां हुई हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा हुई हैं। न्यायालय ने उनके बेटे का चुनाव को रद्द किया है, और सारी माननीय न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर ही वो कारागार में हुई है। तो ये संभव जब ही हुआ जब हमने उसको करके दिखाया। ऐसे ही रामपुर वाला जो केस था, रामपुर सीआरएफ के कैंप पर हमले वाला, सीआरपीएफ के कैंप पे हमले वाला, उस पर भी उत्तर प्रदेश में पूरी पैरोकारी हुई। परिणाम यह हुआ कि जो उसके लिए जिम्मेदार थे उनको सजा हुई। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि का मामला, वो चंद्रमोहन, वो बात ठीक है, आपकी मंशा ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण में जो सीधे सवाल हैं वो तो हैं। इतना स्मूथ गिरफ्तारी उज्जैन में, वहां पे भी पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया। इसको मैं दो बातें कहूंगा। ट्रांजिट रिमांड पे नहीं आया, सीधा आपने उसको कस्टडी में ले लिया वहां से एसटीएफ ने। हरीश जी ने दो बातें कही हैं, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं, और एक अनुराग जी की बात रह गई, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। दो बातों का बहुत एक लाइन में दूंगा। देखिए, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है, जैसे सब सामने आती जा रही हैं चीजें, तो राममोहन जी, उसका हम सामान्य अपराधी के रूप में हम आकलन नहीं कर सकते। वो विभत्स है, दुर्दांत है, जितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं मुझे मिल पा रहे हैं, लेकिन वो उतना है। वो अपने गुरु के, अपने प्रिंसिपल की हत्या करके, हाथ पे खून लगा के, हाथ
खून से हाथ धोता है, वो गोली मार के हत्या करना एक होता है, वो पैर भी कटवाता है, फिर जलाने की भी प्लानिंग करता है, तो वो साधारण अपराधी नहीं है। उसका मीमांसा साधारण अपराधी के रूप में नहीं कर सकते। और जो रिपोर्ट्स हैं, जिन रिपोर्ट्स के आधार पर आप बाकी विषयों पे हमारे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, मैंने रेखांकित भी किया कि भाई वो राजस्थान होता हुआ वहां पहुंचा है, जो रिपोर्ट्स में ही आया है कि वहां पहुंचा है, और उसने जो भी सोचा होगा, जैसे भी सोचा होगा, और मैं आपको कहूंगा ये भी रिपोर्ट्स की बात है कि समर्पण में, आत्मसमर्पण में और गिरफ्तारी के बीच का जो अंतर है वो एकदम साफ है कि वो गिरफ्तार हुआ है। अब मैं इसकी बहस नहीं करूंगा इस विषय में, लेकिन मैं कह रहा हूं, और जो बात बार बार समाजवादी पार्टी लगातार कहती है, तो देखो एकदम स्पष्ट है। अखिलेश जी ने एक साक्षात्कार में, कल एक चैनल के साक्षात्कार में, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा आपके सामने, चैनल के साक्षात्कार में एकदम साफ कहा कि वो निर्दोष है, निर्दोष की हत्या हुई है। और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, जैसे भी कह सकते हैं, जिसकी जैसी भाषा है, कि 6 महीने की कॉल डिटेल दे दीजिएगा। हरीश जी का भी अनुभव है, राम मोहन जी आपका भी अनुभव है कि सारे अपराध जो भी अपराधी होता है, और इसी स्तर का सातिर अपराधी, वो सारा संवाद फोन से ही करता है, और कोई संवाद का तरीका नहीं होता है क्या? मतलब गजब की बात है। और मैं एक और बात जोड़ूंगा कि रामवृक्ष यादव से लेकर जो अपराधी थे, समाजवादी पार्टी ये काम करके एक नजीर स्थापित करती, फिर कहती कि हमने अपने समय पर ये नजीर स्थापित की थी। ठीक, चंद्रमा जी, मैं इस बात पे लौट के वापस आऊंगा। समाजवादी पार्टी ने जो नहीं किया या उनकी नजीर पर चलने के लिए क्या आपकी सरकार है? शायद नहीं है, आपका दावा तो यही था। तो कुछ चीजें आप भी स्थापित कर सकते हैं ताकि अगली सरकार जो बने, चाहे आपकी बने, चाहे कोई और मुख्यमंत्री बने, वो उस नजीर पर चल सकें, या फिर बाद में कहा जाए कि ये केस विकास दुबे का आया था, इसमें भी सीडीआर नहीं रखी गई। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे, सारी चीजें रखी जाएंगी जी, सीडीआर भी रखी जाएगी, सब कुछ रखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीडीआर नहीं रखी जाएगी, मैं तो उनके मासूम सवाल का मासूम जवाब। ठीक, अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बोलेंगे। अनुराग जी 1 मिनट, जब आज माननीय आप आधे घंटे से यही बुलवा रहे हो, कभी वहां आप मेरे पास आ रहे हो पूछने के लिए। अनुराग जी बोलिए। रखिए जी। आप रामो जी, गलत बात है कि नहीं है? आप यहाँ समाजवादी को बुलवाते हो खाली सुनवाने के लिए, क्या आप सुनते रहिए, आपको सुनने के लिए बुलवाया गया है, आप आएंगे, सुनेंगे, और लास्ट का 1 मिनट बचेगा, मैं टोकूंगा, उसके बाद बाइंड अप कर दूंगा। अगर नहीं, तो जान जाए जनता। आप सुन लो, समाजवादियों को ये लोग बुलाते हैं सिर्फ सुनवाने के लिए कि भाई बीजेपी आपको जो सुनाएगी सुन लीजिए, आप अपना पक्ष मत रखवाइए, उसके बाद लास्ट में बाइंड अप करके चले जाइए। यही तो है मकसद, और क्या मकसद है? आप इतनी देर से मुझे बैठा रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया 2 बार लोग बोल गए, और आप सुनवा रहे हैं मुझे बैठा के। तो आपका भी दूसरी बार नंबर आ गया श्रीमान। कहाँ श्रीमान जी आ गया? 2 बार लोग बोल चुके हैं, तो इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कहाँ आए आप नाराजगी जताने में, इनका राष्ट्र के प्रश्न पूछने में अपना समय जाया कर रहे हैं। आप रखिए ना अपनी बात। कल अखिलेश यादव जी ने भी संबोधन किया। देखिए बीच में चंद्रमोहन 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक, बोलिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जिम्मेदारी सरकार की है। 3.5 साल की सरकार है। देखिए सरकार कितनी सफाई से अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। सरकार ये नहीं बताना चाहती है कि कॉल डिटेल आपको पब्लिकली करने में दिक्कत क्या है, और कानून मंत्री आपके क्या कर रहे थे कानून तोड़ने वाले के साथ, एक बार भी नाम नहीं लेते। अब तक समाजवादी होता तो कानून मंत्री को बर्खास्त कर देता। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने डीपी यादव को नहीं लिया था पार्टी में। हम समाजवादी लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे हो ना, जो आपके रिश्तेदार लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं का नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनको समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने घुसने नहीं दिया। बेशक इलेक्शन हार गए, हम डेवलपमेंट पे बात करते रहे, हम मेट्रो और अपने एक्सप्रेस से गिनाते रहे, अपना डेवलपमेंट 1090 100 डायल, समाजवादी पेंशन और हमारी हेल्थ व्यवस्था, जो हमने किया हमने गिनाया, लेकिन हमने क्रिमिनल्स का साथ नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी में 114 विधायक ऐसे हैं जिसपे हिनीजियस क्राइम है। उनकी गाड़ी कब पलटेगी ये भी पता चलना चाहिए। इतना पाक साफ बनने की बात कर रहे हैं, कब कानून मंत्री इस्तीफा देंगे ये भी बता देना चाहिए। जय वाजपेयी की फोटो किसके साथ है और किस लिए है, वो अधिकारी क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, वो दामाद की तरह सरकार में क्यों बैठे, ये भी बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए आपको कि जब 3.5 साल की सरकार थी तो उसने अकूत संपत्ति जो इकट्ठी की, उसने जो बोला, अपने ऑन रिकॉर्ड बोला कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मेरी मदद की छुड़ाने में, वो वीडियो क्यों नहीं जारी होता है, वो भी आपको बताना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए सुबोध सिंह इंस्पेक्टर को दौड़ा के आपके बजरंग दल के लोग मार देते हैं, उनको सजा नहीं होती, उनको बचा ले जाती है, ये भी आपको बताना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए शाहजहांपुर में जो पुलिस वाले के घर में आप लोग घुस जाते हो, एसएसपी
की पत्नी के साथ इतना माहौल सहमा देते हो मारपीट करने के लिए, ये भी आप बता दीजिए। आप ये भी बता दीजिए कि आप बलात्कारी एक विधायक को आप कितने दिन तक बचाते रहे जिसने पूरा परिवार खत्म कर दिया उसका, उसके बाद कोर्ट से उसको सजा करी, ये भी बता दीजिए। आप ये भी बता दीजिए कि बनारस में एक आपके नेता ने कैसे मिलकर वहां के दरोगा को पीटा, आप ये भी बता दीजिए। आप ये भी बता दीजिए कि कन्नौज का सांसद ने एक अधिकारी के घर में, भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक अधिकारी के घर में उसको किस तरह से पीटा घसीट घसीट के, आपने उसके ऊपर रासू का एनएससी लगाया, आप ये भी बता दीजिए। आप ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि कितना कि आपके पास जो कॉल डिटेल है जिसका उसने नाम लिया है, ये भी लगे हाथ बता दीजिए। यार हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, समाजवादी की सरकार नहीं है जो आप बार बार समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा है कि दूसरों पर जिम्मेदारी डालना है। सरकार आपकी है, अगर आप भूल गए हैं तो आपके मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, अखिलेश यादव नहीं है। अगर अखिलेश यादव होते तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही होती, एक मेट्रो की जगह 2 मेट्रो। क्या आगरा मेट्रो बना दिया आपने? आप तो बनाने की बात करते थे, झांसी बनाने की बात करती बना दी, कानपुर बनाने की बात करते थे बना दी। 10-10 आपने बोला था विश्व स्तरीय यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, लेके आए आप। आपने बोला था 6 एम्स बनाएंगे यहाँ पे, लेके आए। 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था आपने, लेके आए। आपने क्या वादा किया था? कानून व्यवस्था पे जवाब लेंगे या फिर डेवलपमेंट पे? में पूरा किया। आपकी सरकार आपकी है, आपकी सरकार में 8-8 पुलिस वाले को शहीद करता है, इतनी हिम्मत हो जाती है आपके पुलिस वाले अधिकारी नेता उसके साथ मिले रहे, उसको इन्फॉर्मेशन देते रहे, उसको बराबर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रही। इतनी बड़ी उसकी ताकत होगी, हिम्मत होगी कि आपकी सरकार में जब भी घटना करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटना करता, 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। और आप भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की हाथ देखिए बीजेपी की, दूसरों पे आरोप लगा रही है। अरे 3.5 आप बोल दो हम मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे बस की नहीं भैया, हम बीजेपी वाले हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम है सिर्फ राम राम जपना, पराया काम अपना, राम राम जपना, दूसरों पे आरोप मरना, राम राम जपना और आस्ते से अपना लोटा डंडा लेके भाग जाना। ये आपका है तो बता दीजिए। फिर जिम्मेदारी से भागने की आदत है आपकी, जिम्मेदारी से क्यों भागते हो भाई? जिम्मेदारी लीजिए। रोने लगता है हम तो थे नहीं, हम 15 साल थे नहीं। रोते क्यों? जनता ने आपको 3.5 साल की सरकार दी है, जनता ने आपको 5 साल की सरकार दी है, तो रोने क्यों लगते हो? आप मजबूती से कहो ना, सरकार जनता ने मेरे पर विश्वास किया है, हम काम करके दिखाएंगे। अब जवाब ले लूं आपकी बात का। 15 साल से सरकार ही नहीं है, सरकार ही नहीं है, रोते क्यों भाई? हमारे पास 2012 में मुझे सरकार मिली थी, 2012 में हम रोए नहीं थे, किसके थ्रू से हम रोए नहीं थे, हमने काम करके दिखाया था। वही एक्सप्रेस वे बनाया, वही मेट्रो बनाई, वही हमने मैं चंद्रमोहन जी से जवाब दूंगा, कानून व्यवस्था ठीक की, उससे पहले हमने गुंडों को पार्टी में लेने से मना किया, प्रभात कुमार जी के पास में चलता ठीक किया, वही हमने पुलिस सिस्टम ठीक किया, वही हमने लैपटॉप बांटे, वही हमने स्टूडेंट को वहां पे बेरोजगारी भत्ता दी। हरीश रावत जी बैठे, आप रोते रहते हो। बहुत वरिष्ठ नेता हैं अनुराग भदौरिया जी, आपका अगर थोड़ा बहुत समय 19-20 हो रहा है तो उनके सम्मान में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, भले दूसरे पार्टी के हैं। वरिष्ठता का थोड़ा सा सम्मान समय के लिए मैंने पूरा दे दिया। ठीक। अब प्रभात कुमार जी, एक कमेंट मैं आपका जरूर चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे आरोप हैं जो पॉलिटिकल हैं, उनके जवाब तो जाहिर है कि पॉलिटिकल ही आएंगे, लेकिन जो सही है कि क्या क्या चीजें इसमें बाहर हो सकती हैं, क्या सीडीआर की जो बात हो रही है उसको बाहर रखा जा सकता है? मेरे हिसाब से इसमें एक निष्पक्ष जांच, तो जो बात पार्टियां जो एक दूसरे पे आक्षेप लगा रही हैं, एक निष्पक्ष राजनीति की, स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता तो है ही है हमको। और निष्पक्ष जांच इतनी बड़ी दुर्दांत और कुख्यात आदमी के खिलाफ एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता तो है। बिना निष्पक्ष जांच के हमें ये परत नहीं खुल पाएंगी कि इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत लगी हुई थी, जो इसको, कहां से इसको संरक्षण प्राप्त था, जहां से इस शख्स को इतनी अकूत संपत्ति उसने पैदा कर ली, किसी का डर नहीं था। तो एक जांच तो होनी ही चाहिए निष्पक्ष। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा करेंगे या हाई कोर्ट पे ही भरोसा करेंगे, सिर्फ जजेस पे ही भरोसा करेंगे। हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, इन सब का जो है अपना रोल है, एक महत्व है। अगर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सारी संस्था, सारी जो एजेंसियां हैं बंद कर देनी चाहिए सरकारी, और हमें सारी जांच जो है वो उनसे ही करानी चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। तो बहुत ही मॉरल को बहुत ही हमें ऊंचा करना है, मॉरल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। जैसा अभी सुनने में आ रहा है, कोई कह रहा है कि बीजेपी के लोग इसमें मिले हुए हैं, कोई कह रहा है कि सपा के लोग मिले हुए हैं, और इसको
इसका एक एनकाउंटर करके सारी बातें दफन कर दी गई हैं। तो एनकाउंटर में भी वो सही प्रक्रिया हो सकती है कि एनकाउंटर सच में वो एनकाउंटर सही हो, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया, जो हमारा एक तंत्र, एक हमारा वो सिस्टम बना हुआ है कि पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट में लाएगी, वकील उसकी पैरवी करेगा, ये सारी अगर वो उसको गलत तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ है तो वाकई ये सारी चीज़ें घेरे में आती हैं कि क्यों नहीं एक न्यायिक प्रक्रिया, एक जो हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है जुडिशियल, और वो उसको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। अनुराग भदौरिया ने कम से कम 10 से 12 प्रकरण गिनाए, उससे भी ज़्यादा गिनाए हो सकता है गणित मेरा ठीक ठाक ना हो, तो जो प्रकरण गिनाए वो पुराने हैं, लेकिन इस प्रकरण को लेकर फिर मैं वही सवाल पूछूंगा कि कैसे भरोसे में लेंगे प्रदेश की जनता को, कैसे भरोसा होगा कि सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है? देखिए, जनता पूरी तरीके से भरोसे में है, और जनता अगर भरोसे में नहीं होती तो इस प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से जनता ने इन्होंने जो कर सकते थे रोकने के लिए योगी सरकार को, वो सब किया, लेकिन जनता ने अपना जनमत सुना दिया। ये कन्नौज नहीं बचा पाए, फिरोजाबाद नहीं बचा पाए, फर्रुखाबाद नहीं बचा पाए, बदायूं नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता था, उससे बड़ी अलायंस नहीं हो सकता था। लेकिन बात बताइए, देखो भैया, मैं आपके बात का जवाब देने नहीं आया हूँ राम मोहन जी का, और मैं आप जानते हो अनुराग मेरा स्वभाव जानते हो, मैं आपसे अच्छी आवाज में अच्छे तरीके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता सब कुछ है, लेकिन माननीय हरीश रावत जी बैठे, इसलिए मैं आज अपना स्वर ऊपर नहीं करूंगा। आप जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे सुर मचा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। और मैं आपको कह रहा हूं कि जिस समय जोगिंदर पत्रकार की हमला, स्वर्गीय जितेंद्र की हत्या जब शाहजहांपुर में हुई, तो किसकी सरकार थी? जब जयाउल की हत्या हुई, किसकी सरकार थी? प्रतापगढ़ में इंस्पेक्टर सिंह की हत्या हुई, किसकी सरकार थी? इंस्पेक्टर मिश्रा को गौ कसम ने मारा था, किसकी सरकार थी? पूरे प्रदेश भर में 1200 पुलिसकर्मियों पे हमले हुए, किसकी सरकार थी? आतंकवादी की हत्या अगर हो, केस वर्सेस केस का काम है क्या चंद्रमोहन जी? ये केस वर्सेस केस का काम है क्या, या इसके आगे की चीज है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सारे घटनाक्रम हुए, और जो बात आज है चौबेपुर की घटना को लेकर, इस घटना को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर पूरा देश, पूरा प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। इसी का परिणाम है, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, ये सब जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, ये हमारी सफलता का परिचायक हैं। हम सफल हो रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारी जनता वाहवाही है, इसलिए हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। एक सेकंड, हमारे पास अब समय कम है। हरीश रावत जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, और थोड़ा शॉर्ट में उसका उत्तर दीजिएगा। ये कहना है बीजेपी का कि हम जो काम कर रहे हैं इस चौबेपुर के प्रकरण में, कानपुर के मामले में, उसमें भी आउटपुट निकलकर सामने आ रहा है, कार्रवाई लगातार होती जा रही है, और जहां जहां लिंक मिलेंगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं लूप होल दिखे तो फिर विपक्ष सवाल उठाए। देखिए, मैं अभी दोनों सपा और भाजपा के प्रतिनिधियों में जो होड़ लगी थी कि किसके समय में ज़्यादा इनकाउंटर हुए, किसके समय में ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई, किसके समय में ज़्यादा गुंडों को प्रश्रय दिया गया, तो मुझको एक बात याद आई। कहा जाता ना, वो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ न, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है ये दोनों पार्टियाँ, इन्होंने मिल करके जो उत्तर प्रदेश की दशा बना दी है, उससे निकलने का ये जो दुबे वाला प्रकरण है, ये एक माध्यम बन सकता है। यदि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर दे और एसआईटी बिठा दी जाए उनके अंदर, उसमें इनकम टैक्स भी हो, उसमें ईडी भी काम करे, सब पुलिस के आपका सुझाव अच्छा है, और इस पर अगर काम होता है तो इससे 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट हो सकती हैं। एक डर बैठ सकता है खासतौर से इस गठजोड़ में, जो पॉलिटिकल सिस्टम पुलिस के बीच अगर जो गठजोड़ बना हुआ है, उस पर एक डर बनाने का वक्त ये सही वक्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यही है कि हिस्ट्री शीटर के हिस्सेदार जब सामने आएंगे
तो वो अपने संरक्षण देने वाले लोगों के नाम भी संभवतः सामने रखेंगे और जब कार्रवाई होगी तो फिर वो कार्रवाई दिखती हुई नजर आएगी। ऐसा होगा क्या? अभी इस पर प्रश्न है, विपक्ष के लोग प्रश्न उठा रहे हैं। ये जरूर देखना होगा कि कार्रवाई कितनी कठोर होती है। यूपी मांगे उत्तर में